अभी तक मैंने क्या बोला था, दिस इज द कॉन्सेप्ट वी विल बी यूजिंग हियर, curvature and refraction. So for the curvature, if we use the long distance, like if we, in between there are some obstruction or it is not feasible to put the instrument here and measure the reading, so we face some curvature error that is due to the earth's curved surface, right? So this error is called curvature error here. This is the difference. This is measured reading, और यहाँ पर जो ये कर्व्ड लाइन है इस ये एक्चुअल रीडिंग है. सो दिस इज एक्चुअल रीडिंग. सो हमारा एरर यहाँ पे नेगेटिव होता है. एरर क्या होता है? एक्चुअल माइनस मेजर्ड. ठीक है, दिस इज एरर. तो यहाँ से कर्वेचर एरर जो होता है वो नेगेटिव आता है. ठीक है, और इससे हम मेजर कैसे करते हैं? इसे हम मेजर करते हैं d²/2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, देन नेक्स्ट एरर होता है ड्यू टू द लाइट पाथ. मतलब यहाँ पर हम सोचते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअल क्या होता है कि जब वो लाइन रिफ्लेक्ट होती है तो बीच में एयर इज द मीडियम, राइट? तो एयर की वजह से क्या होता है, एयर ऑन द ग्राउंड ये काफ़ी डेंस होती है देन इन द अबव इन स्काई. सो होता क्या है, यहाँ पे बीच में एक मीडियम है और मीडियम से क्या होता है, लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो हम सोच रहे हैं कि ये यहाँ जा रही है, पर एक्चुअली ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट? सो ये जो एरर होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन एरर. तो रिफ्रैक्शन एरर को कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो 1/7 ऑफ कर्वेचर एरर के बराबर होता है. तो यहाँ तक मैंने इतना बताया था. फिर उसके बाद में देर आर 2 फॉर्मूलाज. फर्स्ट इज ये एक्चुअल फॉर्मूला है कि -d²/2r, इससे हम कर्वेचर एरर कैलकुलेट करते हैं. पर यहाँ पे अगर हम अर्थ की रेडियस पुट कर देते हैं, दैट इज़ अराउंड 6 इंटू सम किलोमीटर होता है. तो यहाँ पर ये -0.0785 d² आता है. और फिर इसके बाद में रिफ्रैक्शन एरर होता है जो 0.0112 d² होता है. और अगर हम बोले कि कंबाइंड एरर क्या आएगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, सो टोटल एरर आता है -0.0673 d². तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ ये याद रख लो, बाकी कैलकुलेट हो जाता है. कैसे कैलकुलेट होता है? रिफ्रैक्शन एरर होता है 1/7 ऑफ दिस, और ये पॉजिटिव होती है. मतलब यहाँ पर आपको इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, कर्वेचर एरर का कंप्लीट जो होता है एरर उसे नहीं लेना है विद साइन. तो यहाँ तक मैंने इतना बताया. उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो दिस इज अवर क्वेश्चन. इसे एक बार हम देख लेते हैं. तो इसमें बोल रहा है इन रेसिप्रोकल लेवलिंग द टू अपरेंट डिफरेंसेस आर b1 minus a1 एंड b2 minus a2, राइट? सो बोल रहा है कि कंबाइंड कॉलिमेशन कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर ई इन मीटर. ठीक है, और फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है b1 minus a1 minus b2 minus a2 डिवाइड बाई 2. सो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग तब करते हैं, यहाँ पे देखो, जब बीच में यहाँ पे कुछ इस तरह से मान लो यहाँ पे रिवर हो सकता है, राइट? या फिर कुछ भी हो सकता है. तो हम क्या करते हैं, पहले वन साइड पे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और उसके बाद में दोनों, जैसे हमें इस पॉइंट की और इस पॉइंट की रीडिंग लेनी है, तो दोनों पॉइंट्स की फ्रॉम सेटअप 1 से रीडिंग लेते हैं. देन अदर साइड जाते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ इंस्ट्रूमेंट रख के उसकी रीडिंग लेते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे बीच में मान लो अगेन रिवर है. सो दिस इज द रेसिप्रोकल लेवलिंग. ठीक है, तो कंबाइंड एरर के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है. तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.730 माइनस ऑफ -720/2. सो यहाँ से आ रहा है 0.725. सो दिस इज अवर आंसर. और एक और बात है कि बस यहाँ पे सेम फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम D कैलकुलेट किया था, बस यहाँ पे माइनस साइन होता है एरर में, और जहाँ पे हम हाइट कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे प्लस साइन होता है.
ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पे बोला है स्टाफ रीडिंग ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर इज 2.650। कंसिडरिंग कर्वेचर करेक्शन ओनली, कैलकुलेट द ट्रू स्टाफ रीडिंग यू इन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू भी दिया हुआ है, जहाँ पे बोला है डी इज इन किलोमीटर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस गिवन है 1.20 किलोमीटर। तो कर्वेचर एरर क्या हो जाएगा, कर्वेचर एरर हो जाएगा 0.0785 इंटू 1.2 स्क्वायर। ये पहले से किलोमीटर में, तो इसे चेंज करने की नीड नहीं है। अगर यहाँ पे सपोज ये इस तरह से देता 1200 या 12,000 मीटर, तो वहाँ पे हमें चेंज करने का नीड होता। अब यहाँ पे आ जाते हैं 0.0785 इंटू 1, ये हो जाएगा 1.44। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आ रहा है 0.11232 मीटर। ठीक है, एरर मीटर में आता है, डी किलोमीटर में लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हमें बोला है ट्रू रीडिंग क्या होगी। तो ट्रू रीडिंग हमारे एरर क्या होता है, एरर होता है ट्रू रीडिंग माइनस मेजर्ड रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ से ट्रू रीडिंग हो जाएगा हमारे पास में मेजर्ड रीडिंग प्लस एरर। सो इसको देख लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे रीडिंग कितना है, 2.650 माइनस 0.11232। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है फॉर अ साइड डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर कैलकुलेट द रिफ्रैक्शन करेक्शन इन मीटर। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मूला हमें गिवन है, रिफ्रैक्शन करेक्शन इज दिस। सो यहाँ पे हो जाएगा 0.0112 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 0.0112। यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये आ रहा है 0.0252 मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट मीटर में होती है, और जो डी हम पुट कर रहे हैं वो होगा किलोमीटर में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ऑटोमेटिक लेवल इज ऑल्सो नॉन एज सेल्फ अलाइनिंग लेवल बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी ट्राइपॉड। रॉन्ग, बिना ट्राइपॉड की रीडिंग कैसे लोगे। इट ऑटोमेटिकली फोकस द स्टाफ इमेज, इट्स लाइन ऑफ साइट इज ब्रॉट हॉरिजॉन्टल बाय एन इंटरनल कंपनसेटिंग डिवाइस। सो दिस इज अवर आंसर। स्टाफ इमेज ये फोकस नहीं करता है। स्टाफ, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है पैरेलक्स एरर से रिलेटेड। ठीक है, लेवलिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें इंटरनल कंपोनेंट होता है, और वो जो बबल होता है जो बीच में हम लोग बाय मतलब मैन्युअली करते हैं, तो वो ये ऑटोमेटिकली उस बबल को हॉरिजॉन्टल करने का ट्राई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। 56 पे आते हैं। 56 में बोला है विच बेंचमार्क इज एस्टेब्लिश्ड विद अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन बाय द सर्वे ऑफ इंडिया एंड हैज RL अबव मीन सी लेवल लिस्टेड इन कैटलॉग्स। सो इसका आंसर किसी को याद है। क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन सा RL है जो सर्वे ऑफ इंडिया ने विद अ वेरी हाई प्रिसीजन एस्टेब्लिश किया है, और ये कैटलॉग्स होते हैं कि यहाँ पे ये RL है, तो उसमें लिस्टेड भी है।
टेम्पररी, आर्बिट्री, चेंज पॉइंट और जीटीएस बेंचमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीटीएस बेंचमार्क। इसे बोलते हैं ट्राइंगुलेशन सर्वे, ऐसा कुछ नाम है इसका, एक बार देख लेते हैं क्या नाम था इसका। हाँ, इसे बोलते हैं ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रियल सर्वे। ये है यहाँ पे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रियल सर्वे। नेक्स्ट आता है अ बेंचमार्क। अ बेंचमार्क अज्यूम्ड, ठीक है, अज्यूम किया है एज 100 मीटर और 50 मीटर फॉर स्मॉल वर्क्स विदाउट रेफरेंस टू नेशनल डेटम इज कॉल्ड। तो उसे हम बोलते हैं आर्बिट्री बोल सकते हैं, टेम्पररी बोल सकते हैं। आर्बिट्री बेंचमार्क उसे हम बोल देंगे यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ परमानेंट बेंचमार्क। ये बेसिकली स्मॉल वर्क के लिए इस्टेब्लिश किया है कि यहाँ पे 100 मीटर मान लो तो उसकी रेफरेंस में सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। देन अगला आता है टेम्पररी एडजस्टमेंट्स ऑफ अ लेवल आर परफॉर्म ओनली वंस आफ्टर परचेसिंग द इंस्ट्रूमेंट एट एवरी इंस्ट्रूमेंट सेटअप। सो टेम्पररी एडजस्टमेंट जैसे क्या होते हैं, जैसे आप ट्राईपोड की लेंथ को सेट कर रहे हो या फिर लाइन ऑफ साइट को सही कर रहे हो, राइट। तो वो जो होता है वो हर पॉइंट पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ फोकसिंग द आईपीस बिफोर फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव इज। हाँ, तो ये जो होता है एलिमिनेट द पैरेलेक्स एरर की वजह से होता है कि हम पैरेलेक्स एरर को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए हम पहले आईपीस फोकस करते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव फोकस करते हैं। देन अगला है ड्यूरिंग लेवलिंग विद फुट स्क्रूज द टेलीस्कोप इज फर्स्ट प्लेस्ड पैरेलल टू अ पेयर ऑफ फुट स्क्रूज, राइट, एंड द स्क्रूज आर टर्न्ड अंटिल। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से 3 स्क्रू होते हैं एंड 2 स्क्रूज के हिसाब से पहले तो उसे पैरेलल, मतलब इन दोनों को एडजस्ट करके टेलीस्कोप को पैरेलल करते हैं प्लेन के, और उसके बाद में जो थर्ड स्क्रू है उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल बबल इज सेंटर्ड, स्टाफ रीडिंग बिकम्स 0, ट्राइपोड हेड बिकम्स हॉरिजॉन्टल एंड आई। सो इसका आंसर हो जाएगा, हम इसको रोटेट करते हैं जब तक कि मतलब लेवलिंग विद फुट स्क्रू इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, सो यहाँ पे हो जाएगा। देन नेक्स्ट पे आते हैं इन अ वे लेवल द, इसे वाई बोल सकते हैं, इन अ वाई लेवल द टेलीस्कोप इज सपोर्टेड इन। सो वाई लेवल में 2 vertical Y supports and can be lifted and rotated। हाँ, so option number A is right। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आप एक बार जैसे 1-2 बार इनको याद कर लोगे तो बेटर है। सर्वेइंग में काफ़ी इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो उसको आपको एक बार याद ही करना होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फोरसाइट इज करेक्ट। इट इज़ द फर्स्ट रीडिंग आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट। नो, इट इज़ द बैक साइड रीडिंग। जब हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो पहली रीडिंग जो होती है उसे हम बैक साइड रीडिंग बोलते हैं, और फिर क्या करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी इसी रीडिंग से मेजर होता है। इट इज़ द लास्ट रीडिंग बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। येस, तो बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट इट इज़ द लास्ट रीडिंग। इट इज़ ऑलवेज टेकन ऑन अ नॉन RL पॉइंट। नहीं, इट कैन बी टेकन ऑन द चेंज पॉइंट्स ऑल्सो। लाइक कल हमने एक सवाल किया था, उसमें ऐसा था कि यहाँ पे था, फिर आफ्टर थर्ड रीडिंग इंस्ट्रूमेंट को हमने शिफ्ट किया था, फिर उसके बाद में इस तरह से हमने इसको शिफ्ट कर करके रीडिंग लिया था। इट इज़ नेवर टेकन ऑन अ चेंज पॉइंट। नहीं, इट कैन बी टेकन ऑन अ चेंज पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देन अगला है इन लेवलिंग द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज द लाइन जॉइनिंग। सो इसमें बोला है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द स्टाफ स्टेशन, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड सेंटर ऑफ आईपीस, देन इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन अगला है सिंपल लेवलिंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन difference in elevation between two nearby points is required from one setup.
several change point are necessary, alignment of a road has to be labeled, and तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वर्क टू डिटरमाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो हो ही नहीं सकता। अलाइनमेंट ऑफ अ रोड हैज टू बी लेवल्ड थ्रू इट्स लेंथ, रिलेटेड नहीं है। डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू नियर बाय पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वन सेटअप। लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है, डिफरेंशियल लेवलिंग इज प्रेफर्ड। सो टू पॉइंट्स आर क्लोज एंड विजिबल फ्रॉम वन इंस्ट्रूमेंट सेटअप, नहीं। Points are far apart or the different in elevation is large, yes, differential leveling हम तभी करते हैं। तो यहाँ तक हमारा MMT3 था जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे MMT4। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज matrix addition a plus b is possible only। so matrix addition और subtraction तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम हो, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब अगर ए है m क्रॉस n तो बी को भी m क्रॉस n होना होगा, राइट, तभी इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अगला है फॉर मैट्रिसेस विच प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ट्रू। ए बी इज इक्वल टू बी ए, नो, इट कैन बी ट्रू बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ए माइनस बी इज बी माइनस ए, नो, ए माइनस बी होता है माइनस ऑफ बी माइनस ए। देन अगला है ए प्लस बी, हाँ आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पे ए सी लिखा होगा आई गेस, सॉरी सी ही लिखा है तभी ये रॉन्ग है, ए बी माइनस ए सी, सो इट इज रॉन्ग। देन अगला क्वेश्चन है इफ ए बी इज इक्वल टू आई then B is cold. So if AB is equal to I, then B is A inverse. B is not transpose, null matrix, multiplicative और additive. So इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। So ये multiplicative है इसका आंसर, additive नहीं है। अगला है इफ A and B are both upper triangular matrix of same order, तो A and B अगर upper triangular है तो दोनों का जो सम होगा वो भी upper triangular matrix होगा, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। देन अगला क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 माइनस 3 5 1 देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ माइनस ऑफ 2a, तो माइनस ऑफ 2a क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 12 4 माइनस ऑफ 8, यहाँ पे जाएगा 6 माइनस 2 और यहाँ पे जाएगा माइनस 10, तो ये जाएगा 10 20 एंड 20 30 30 32 एंड 22, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ 22। देन अगला क्वेश्चन है इफ A इज दिस B इज दिस देन द एलिमेंट एट पोजिशन 3, 2। सब इसमें हमें पूरा ऐड करने का नीड नहीं है, 3, 2 इज दिस एंड दिस, तो 8 + 1 इज 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है x + y एंड x - y, तो ये तो सेम क्वेश्चन है जो हमने कल किया था, एक बार फिर बता देती हूँ। यहाँ पे मान लो x + y है इज इक्वल टू समथिंग कॉल्ड m, x - y है समथिंग कॉल्ड n, यहाँ से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y m - n, y हो जाएगा m - n इंटू 1/2, ठीक है। सो यहाँ से m - n क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2 -4 0 एंड 10, तो यहाँ से हो जाएगा डिवाइड बाई 2 करना है, 1 -2 5 एंड 0, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हो जाएगा 1 + 5 6 -2, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 4, यस। देन है आइगन वैल्यू से रिलेटेड, सो इफ A इज दिस देन द आइगन वैल्यू ऑफ A क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा है।
सो इसको देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। सो आइगन वैल्यू आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। सो 3 और 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 3,7 इज द आंसर। देन अगला क्वेश्चन है सेम, इफ ए इज दिस देन द आइगन वैल्यूज आर। सो यहाँ पर भी बाय डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ए जो है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो यहाँ से इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, d1 इज इक्वल टू 2, d2 इज इक्वल टू -3 एंड d3 इज इक्वल टू 6। सो यही हमारे आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। आइगन वैल्यू वो होता है जहाँ पर मतलब हम एक तरह से बोले तो अ, इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाता है। मतलब अगर एक इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ पे आंसर इसका ज़ीरो हो जाता है। अगला है इफ 5 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर बोला है नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 5, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है वो हमारी जो है वो नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि आइगन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स। सो और x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमने सपोज किया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू 5x हो जाएगा बिकॉज वन ऑफ द वैल्यू इज 5। सब हम ए इनवर्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पे होगा ए इनवर्स 5x। 5 स्केलर वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए जो है वो हो गया आइडेंटिटी। सो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 5 ए इनवर्स x, ठीक है। सो इसको और एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5, ठीक है। दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया है। और जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इधर लेफ्ट साइड में कर रहे हो तो इधर भी लेफ्ट साइड में ही मल्टीप्लाई होगा वो। सो यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने बोला था ये है इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो यहाँ पे देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, x इज द आइगन वेक्टर, ए इज द मैट्रिक्स और दिस वैल्यू इसको हम बोल रहे हैं आइगन वैल्यू। तो यहाँ से आप देखोगे तो 1/5 इज अवर आइगन वैल्यू फॉर ए इनवर्स मैट्रिक्स। हमसे यही पूछा था तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ ईच रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 6। मतलब हमें नहीं पता कितने रो है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है m/m एंड सबका जो हम सम कर रहे हैं वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देन वन आइगन वैल्यू क्या होगी, ये इस तरह से पूछा है। सो इसको देख लेते हैं। सो एक काम करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं x। अब यहाँ पे हमें रो के बारे में बोला है, कॉलम के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एक ही कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 और टिल m मान लेते हैं, ठीक है। सपोज m रोज, ठीक है, यहाँ पे हो गया m। और हमें बोला क्या है, सम ऑफ एवरी रो इज 6, ठीक है। तो a और x यहाँ पे करते हैं। सो वो क्या हो जाएगा, 6 6 6 टिल 6। इट्स सिंपल, मतलब हमने बोला है यहाँ पे कॉलम जो है वो एक है। तो अगर सम ऑफ एवरी रो इज 6 तो जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा।
और अगर मान लो हम यहाँ पे बोल देते कि देयर आर टू कॉलम्स, तो क्या होता, हमारे पास वेराइटीज ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे 3,3 हो सकता था, 3,2 हो सकता था, 2,3 हो सकता था, 1,5 हो सकता था, 4,2 एंड इनवर्स मतलब 2, 4, 5, 1 कुछ भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, 0,6 भी हो सकता था। तो यहाँ पे कॉलम 1 देने का रीज़न भी यही है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस इज लाइक 666। सब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 1 1 1 एंड 1। सो यहाँ से देखो वापस से एक इक्वेशन टाइप बन रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू 6 ऑफ एक्स। सो ये जो वैल्यू है इसे हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। बेसिकली ये इस तरह से होता है, अ मैट्रिक्स आइगन वेक्टर लेमडा एक्स, इस तरह से। तो यहाँ पे जो लेमडा है वो हमारा 6 आइगन वैल्यू होता है, इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो। देन अगला है, इफ a इज इक्वल टू 4 2 3 माइनस 1 देन द आइगन वैल्यूज आर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो है वो ना तो डायगोनल है ना अपर ट्राइंगुलर है। सो हमने बोला है यहाँ पर जाएगा a इज इक्वल टू 4 2 3 माइनस 1। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं, पहले मैट्रिक्स लिखेंगे तो 4 माइनस 2 3 एंड माइनस 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो होती है 1 0 1 0। तो ये जो एलिमेंट है वो 0 है, तो लेमडा इंटू आई भी इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये आ गया और ये इट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तब एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 4 माइनस लेमडा इंटू माइनस 1, सॉरी यहाँ पे -1 माइनस लेमडा होगा, -1 माइनस लेमडा देन -2 इंटू 3। इट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, -4 प्लस 4 लेमडा देन आ जाएगा प्लस लेमडा एंड यहाँ पे हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -6। तो हो जाएगा दिस। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे आइगन वैल्यू आ रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू 5, -2। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या किया है, इसमें बेसिकली हमने इसे बस ये वाला फॉर्म यूज़ किया है, a माइनस लेमडा आई, और इसका डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू 0 किया और उसके बाद में नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकाल कर इक्वेशन सॉल्व किया और उससे फिर हम यहाँ से जो वैल्यू आती है वही हमारा आंसर हो जाता है। देन अगला क्वेश्चन है, इफ आइगन वैल्यू ऑफ a आर 2 एंड 3 देन फाइंड a स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, सो आइगन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। बेसिकली अगर किसी की आइगन वैल्यू a की अगर 2 एंड 3 है तो a स्क्वायर की जो है वो 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर हो जाती है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 4,9। आई गेस इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो आइगन वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 4,9। अच्छा, ये है a स्क्वायर के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर क्या होगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 36। मैं बताती हूँ इसको कैसे किया है। ऐसे मान लो कि a इज इक्वल टू 2 0 0 3। अब a मैट्रिक्स तो दिया नहीं तो हम कुछ भी मान सकते हैं, राइट। तो ये भी एक पॉसिबल केस है कि a जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ से आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी इसकी हो जाएगी 2,3। अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी 4 0 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है,
अब डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 इंटू 9 36 माइनस 0, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 36। हाँ 12 में 6 से एंड 5 कोमा माइनस 2, देन इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। बेसिकली क्या किया, इसमें बोला नहीं था ना एक किस तरह की मैट्रिक्स है, तो हमने ये मान लिया। इसका मैं एक और बताती हूँ, जैसे कि ये वाला है। अब यहाँ पे एक पॉसिबल केस ये है कि 5 कोमा माइनस 2 इस मैट्रिक्स से आ रहा है, पर अगर एक मैट्रिक्स है जो इस डायगोनल है 5 कोमा माइनस 2 0 एंड 0, तो उस केस में भी आइगन वैल्यू यही होगा। तो हम ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 एंड 0। सो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100। देन अगला है, इफ 4 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ऑफ 3a। तो ये तो प्रॉपर्टी होता है आइगन वैल्यूज का। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 4। बेसिकली अगर a is the eigen value of a, then for 3a it will be thrice of a। मतलब अगर हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं आइगन वैल्यू में। देन अगला है, a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मतलब क्या हो गया, सिंगुलर मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज फॉर द सिस्टम। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और हमसे बोला है इस सिस्टम के लिए आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो इसको देख लेते हैं। सो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 0। सो ये प्रॉपर्टी है, स्टार मार्क प्रॉपर्टी है, बढ़िया से इसे सॉल्व करने से बच जाते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ओके। सो ये यहाँ तक क्वेश्चन है 16, यहाँ से 17 है, ओके। सो इसका आंसर हो गया ये। अब हम आते हैं इस पे। तो यहाँ पे हमें 3 सिस्टम दिए हुए हैं, एक सिस्टम है उसमें 3 इक्वेशन है, तो इसको एज अ मैट्रिक्स लिखते हैं सबसे पहले तो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 एंड लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 3 एंड म्यू, इसे यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लिखेगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं AUG मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे 0 0 0 बनाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं पहले। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1, उसके बाद में R3 को भी हम कर सकते हैं एक ही टाइम पे, तो उसको हम लिख देते हैं R3 माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ R1 करेंगे, ठीक है। सो इसे परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन को। सो फर्स्ट रो तो अनचेंज रहेगा, फर्स्ट रो जाएगा 1 माइनस 1 एंड 1, सेकेंड रो जो है उसे हमने लिखा है R2 माइनस R1, तो 0, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 0, तो यस मैक्सिमम 0 हमने बना दिया। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 5, एंड यहाँ पे हो जाएगा लेमडा माइनस 2, एंड यहाँ पे भी सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3, 3 माइनस 1 सॉरी, 3 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा दिस।
अभी यहाँ पे 0 हो गया। अब हम ट्राई करेंगे कि इसे भी 0 बना दें। कैसे बनाएंगे? हम ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके 5। सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे एक और ऑपरेशन कर सकते हैं। R2 को हम लिख सकते हैं R2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और बाकी 0 है, तो 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पे 1 आ जाएगा। और एक और ऑपरेशन हो जाएगा, R3 को लिख सकते हैं R3 माइनस R3 प्लस करेंगे 5 R2। तो 1 बाय 1 करते हैं इसको। पहले R2 को R2 बाई 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहीं पे चेंज कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। सो ये यहाँ पे आएगा 1, इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 की जगह यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अब हमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 0 1 0 1 एंड यहाँ पे 1 है। और R3 में हो जाएगा 0 5, यहाँ पे माइनस है, सॉरी 5, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो गया लेमडा। सो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से चेक करते हैं ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्यों चेक करना है? देखो यहाँ पे हमने 0 0 बना दिया। अब हमें इन पे देखना है। जैसे अगर मान लो लेमडा इज इक्वल टू 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक रो जो है ना वो इसकी हो जाएगी 0 0 0, ठीक है। अगर लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2 है तो ये नॉन जीरो होगा, राइट। यहाँ पे समथिंग मान लेते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं, बी है यहाँ पे, तो ये नॉन जीरो हो जाएगी, तो उसके केस में अलग आंसर आएगा। तो देख लेते हैं, अगर लेमडा इज इक्वल टू 2 है, यहाँ से क्या क्या केस बन सकते हैं, बस हमें वो देखना है। सो यहाँ पे लिखते हैं, अगर लेमडा 2 है और म्यू इज इक्वल टू 7 है, सो क्या होगा, ये जो रो है वो हो जाएगी 0 0, यहाँ पे पहले ही 0, यहाँ पे 0 है, तो इसकी जो है वो हमारे पास में आएंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। फिर अगला है, अगर लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो उस केस में क्या होगा, इसे अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है। लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2 है, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, पर ये जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जब नॉन जीरो होगा तो ये वाली जो रो है वो नॉन जीरो हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन आएंगे। और एक केस और हो सकता है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे तो ज़ीरो कर दे, पर जो म्यू है उसे हम बोल दें कि कंडीशन अप्लाई कर दे कि ये ज़ीरो नहीं है, मतलब इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, ये तो नॉन ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया और यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो हमारी जो मैट्रिक्स है उसमें उसके कोफिशिएंट ज़ीरो हो गए और ये नॉन ज़ीरो है, तो उस केस में हमारे पास में नो सोल्यूशन हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बोला है यूनिक सोल्यूशन इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0 इनफाइनाइट, तो ये वाला तो सही है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे क्योंकि पूरी जो रो है वो नॉन जीरो हो जाएगी यहाँ पे, तो ये तो सही है। फिर अब यहाँ पे क्या देखा था, लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2, तो यूनिक सोल्यूशन यस, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही है। एक और ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे कि इफ लेमडा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 7 देन नो सोल्यूशन। सो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होना चाहिए, फाइनल आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। तो एक बार देख लेते हैं वापस से इसमें क्या किया है। इसमें हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था, x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस 3y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू म्यू। तो इसमें हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और इसमें बोल रहा था वो कि अगर लेमडा 0 है या फिर म्यू लेमडा इज इक्वल टू 2 है, म्यू इज इक्वल टू 7 है, तो हमें मतलब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा या फिर नो सोल्यूशन मिलेगा। तो जो सारा खेल है वो इस पे डिपेंड था। तो हमने किया क्या, हमने किया कि हम ट्राई करते हैं कि इसे और इसे दोनों को ज़ीरो बनाने का ट्राई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर मान लो, एक बात और, अगर मान लो
ये यहाँ पे 0 0 0 0 हो जाता, तो डेफिनेटली इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते। क्यों होते? क्योंकि एक रो तो 0 हो ही गई है, तो फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लैम्डा और म्यू क्या है, तो फिर इसमें से एक भी चीज़ जो है ना वो अप्लाई नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉन ज़ीरो था, इसलिए हमने इस पे थर्ड जो रो है उस पे हमने ट्रिक यहाँ पे अप्लाई किया। तो इसमें क्या किया है, इसमें हमने 2-3 ऑपरेशन, मतलब 2-3 रो ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। फर्स्ट इज़ द R2 माइनस R1 R3 माइनस 2R1, तो उससे यहाँ पे हमें 0 0 इस तरह से मिला। फिर उसके बाद में अभी भी हमारे पास में ये जो है वो नॉन ज़ीरो था, ये भी नॉन ज़ीरो था। अब ये तो हो नहीं रहा था क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है, साइन डिफरेंट है ना। तो अगर यहाँ पे मान लो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी, तो कोई सेंस है नहीं इस बात का। फिर क्या किया, R2 को R2 डिवाइड बाई 2 किया, तो उससे हमारे पास में आया 1 एंड यहाँ पे आया 1, ठीक है। तो 1 आने से क्या हुआ, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो अब हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सिर्फ ये वाला इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे किया R3 माइनस 5R2, ठीक है। तो उससे हमारे पास में फाइनल आया 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 1 0 0 हो गया। अब लेमडा माइनस 2 बचा और म्यू माइनस 7 बचा। उसके बाद में 3 कंडीशन लगाई। फर्स्ट इज इफ लेमडा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 7, देन लगाया लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2 एंड देन लगाया लेमडा तो मतलब ये तो 0 हो जाएगा कोफिशिएंट जो है, बट म्यू माइनस 7 जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो उस केस में हमारे पास में 3 आंसर आए, इनफाइनाइट, यूनिक एंड नो सॉल्यूशन। सो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है फॉर द सिस्टम, अब यहाँ पे पहले ही बता दिया है द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन व्हेन a is equal to 2, a is not equal to 2, a is equal to 2, b is equal to 6 और a is equal to 2, b is not equal to 6। तो ऐसे अगर दिमाग लगा के खेलें, मतलब थोड़ा सा ऐसे सोचें, तो मतलब इस पे ऑपरेशन करने के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा होगा, 0 0 a माइनस 2 और b माइनस 6 बन रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू नॉट 2 हो जाएगा, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे जब दोनों 0 होगा। तो यहाँ पे पूछा है यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, जब ये चीज़ जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास में सिंपल हम ये वाला चीज़ टिक कर सकते हैं वैसे तो, a is not equal to 2 and b is equal to anything else, b belongs to real, तो ये हो सकता है। पर अगर सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन, फॉर द सिस्टम हैज़ द इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाएगा a माइनस 2 b माइनस 6, मैं a माइनस 2 क्यों लिख रही हूँ, प्लस 2 क्यों नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसा कुछ टर्म बन रहा होगा। और यहाँ पे ना मतलब ये चारों कंडीशन में जो वैल्यू है ना सेम है, 2 है 6 है, तो मतलब अपन सेफली ये चीज़ सोच सकते हैं कि ये जो टर्म बनेगा आफ्टर परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन वो होगा a माइनस 2 एंड b माइनस 6, ठीक है। अब बोला है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो वो कब होंगे, जब a इज इक्वल टू 2 हो जाए और b इज इक्वल टू 6 हो जाए, मतलब पूरा जो रो है वो फटाफट से 0 हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। देन सेम क्वेश्चन अगेन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन कब होंगे, सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है a इज इक्वल टू 2, b इज नॉट इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, मुझे लग रहा है ध्रुवी पूरी क्लास में क्वेश्चन कर रहा है, बाकी कोई कर ही नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद में MMT4 का जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.